का मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब क्या है कि पास उसकी पेमेंट नहीं मिली या फिर सेलर के द्वारा जो गुड्स बेचे गए हैं वो कैश में नहीं बेचे गए, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जनरल चैप्टर का आपके सामने पार्ट सेकंड लाऊंगा, जिस पार्ट सेकंड में मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बैड डेट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का आखिर है क्या, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अगर आपके एग्जाम्स में कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट से रिलेवेंट अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बैड डेट के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या है। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई भी कमियां आती हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू को पे करते वक्त, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू जितने भी अमाउंट से रिड्यूस होती है हम उसे डिस्काउंट का नाम देते हैं, राइट। अगर एक बायर के थ्रू कोई भी सामान परचेज किया जा रहा है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 लाख रुपीस की है, लेकिन अगर बायर उसका कोई पेमेंट पे करता है, मान लो 96,000, 95,000 या 98,000, तो बायर के थ्रू जितना भी अमाउंट कम पे किया गया है वो अमाउंट डिस्काउंट कहलाता है, राइट। अब ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट भी 3 टाइप के होते हैं: ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट वहां रोल प्ले करता है जहां एक बायर के थ्रू सेलर से जो भी प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में परचेज किए जाते हैं या बल्क क्वांटिटीज में परचेज किए जाते हैं। जब एक बायर अपने सेलर से बहुत लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करता है तो सेलर के थ्रू अपने बायर को जो भी डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उस डिस्काउंट का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। बायर भी कौन है? एक बिजनेस। सेलर भी कौन है? एक बिजनेस। तो दो बिजनेस आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं और लार्ज क्वांटिटीज में लेन देन कर रहे हैं, तो उस केस में सेलर अपने बायर को जो भी डिस्काउंट अलाउ करेगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। और जो ट्रेड डिस्काउंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू इनवॉइस में जो वैल्यू मेंशन होती है उस वैल्यू में से ऑलरेडी डिडक्टेड होती है। सेलर के थ्रू अपने बायर को जो भी बिल इशू किया जाता है जिसको हम लोग इनवॉइस का नाम देते हैं, तो उस इनवॉइस में जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, उन प्रोडक्ट की वैल्यूज में से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यूज ऑलरेडी डिडक्टेड होती हैं। इसीलिए हम लोग जब जब जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं उस समय ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया जाता, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा से वो डिस्काउंट होगा कि जब एक सेलर के थ्रू बायर को सामान बेचा जाएगा बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में, राइट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखना। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिस्काउंट का मतलब क्या है? एक ऐसा अमाउंट जो एक अमाउंट सेलर के द्वारा अपने बायर को प्रोवाइड किया जाता है गुड्स बेचने के केसेस में। और ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है रिबेट। अब अगर बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सेलर के द्वारा अलाउ किया गया है बायर को, किस समय? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इट इज नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु सेल द गुड्स फर्दर। और ये जो डिस्काउंट होता है ये नॉर्मली तब अलाउ करता है कि जब एक सेलर के द्वारा इन फ्यूचर अपने बायर को गुड्स डिलीवर करने होंगे या फिर सोल्ड करने होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सेलर के पास उसकी पेमेंट नहीं मिली या फिर सेलर के द्वारा जो गुड्स बेचे गए हैं वो कैश में नहीं बेचे गए, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी है, तो यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के केस में भी सेलर अपने बायर को जो डिस्काउंट अलाउ करता है उसे ट्रेड डिस्काउंट का नाम दिया जाता है, राइट। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम लिस्ट प्राइस। और ये हमेशा डिडक्ट होता है इनवॉइस में जो प्राइस मेंशन होता है जिसे नाम दिया जाता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब यह है कि जब भी किसी बायर के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं तो उन सभी प्रोडक्ट्स की जो भी लिस्ट बनती है उस लिस्ट में जो भी प्राइस मेंशन होते हैं उन प्राइसेस का नाम दिया जाता है लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस में से जो डिस्काउंट माइनस होता है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही बिल तैयार होता है, तो इसलिए उस बिल में
ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता, राइट। तो ये तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग था। अगर इसकी कैलकुलेशन पे मैं आपको समझाऊं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, सेल्स इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, दैट मींस सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, राइट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट्स की बुक में सेपरेटली मेंशन नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि सेल की जो वैल्यू होती है इनवॉइस के अंदर वो हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, यानी कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। हमारे सामने एक एग्जांपल है, अमित के थ्रू विकास को गुड्स बेचे गए हैं 1 लाख रुपीस के एंड अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20%, द इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अमित अगर विकास को 1 लाख रुपए तक का सामान बेचता है और जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आ गया लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीस, 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो 80,000 रुपीस की आई। तो इस 80,000 रुपीस की वैल्यू को ही, या इस 80,000 रुपीस की वैल्यू के गुड्स को ही एक सेलर के द्वारा बायर को बेचा जाएगा। तो उस केस में हमने जर्नल एंट्री क्या पास की है, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आप खुद सोचो यहां पे नाम विकास का क्यों आ रहा है, क्योंकि विकास डेटर है, यानी कि विकास को अभी पैसे देने बाकी हैं, तो यानी कि यहां गुड्स बेचे जा रहे हैं उधार, राइट। तो क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस में जो डिस्काउंट आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, राइट। अब अगर आगे बात करूं कि अब विकास भी जो एंट्री पास करेगा अपनी अकाउंट्स की बुक में, एक बार उसे भी आप देख लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, क्योंकि विकास ने सामान परचेज किया है 80,000 का, किससे परचेज किया, अमित से, तो अमित विकास के लिए क्रेडिटर है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट 80,000। आगे चलते हैं कैश डिस्काउंट पे कि कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज या प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट, दस it is allowed if the payment is received within the specified time। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी किसी बायर के थ्रू अपने सेलर को जो कैश में पेमेंट पे की जाती है और उस समय पेमेंट पे की जाती है जो स्पेसिफाइड टाइम होता है। सेलर के द्वारा बायर को सामान बेचा गया और सेलर ने बायर से कहा कि आपके थ्रू जो पेमेंट पे की जाएगी वो स्पेसिफाइड टाइम पे की जानी चाहिए। आप अगर इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर अगर मुझे पेमेंट पे करते हो तो मैं आपको इमीडिएटली, तुरंत, यानी कि प्रॉम्प्ट, राइट, मैं आपको क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा, राइट। तो कैश डिस्काउंट का जो रोल प्ले होता है वो हमेशा से ट्रेड डिस्काउंट के बाद होता है, और कैश डिस्काउंट तभी कैलकुलेट किया जाएगा कि जब कैश में कोई पेमेंट पे करनी होगी। इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मली एज अ परसेंटेज सेल्स 2%। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, राइट। कैश डिस्काउंट हमेशा से तभी अलाउ होगा कि जब ट्रेड डिस्काउंट अलाउड हो चुका हो, और कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है वो समथिंग कुछ परसेंटेज के बेसिस पे अलाउ किया जाता है, राइट। तो वो भी परसेंटेज आपके एग्जाम्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा उसकी कैलकुलेशन करनी है। आगे चलते हैं। For example, Param sale goods of ₹1 lakh allowing 10% trade discount and 2% cash discount. Cash discount will be calculated as follows. ये मैंने आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि परम ने 1 लाख रुपए तक के गुड्स को बेचा और 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया और 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ किया। कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाएगा इस तरीके से। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या आएगा, आप यहां पे मेंशन करोगे लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस करोगे, ये सेल वैल्यू आ गई, सेल वैल्यू में से कैश डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस करोगे, नेट पेमेंट ये आ गई, राइट। तो सेलर के द्वारा जो सामान बेचा गया है वो 90,000 तक का बेचा गया है, 90,000 के सामान को 88,200 रुपीज में बेचा गया है। तो सेलर ने 1,800 रुपीज तक का डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 88,200 रुपीज का अमाउंट रिसीव कर दिया, राइट। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट इन कैश या बाय चेक। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट एंड गेन फॉर द बिजनेस रिसीविंग इट। कैश डिस्काउंट अलाउ करना सेलर के लिए खर्चा माना जाता है, लेकिन बायर के लिए उसकी इनकम मानी जाती है, क्योंकि बायर के लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाता है, ठीक। तो ये तो कैश डिस्काउंट का रोल था। आगे चलते हैं, रिबेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेट।
रिबेट का रोल भी डिस्काउंट की ही तरह प्ले होता है। रिबेट की वैल्यू को भी सेल प्राइस में से माइनस किया जाता है, लेकिन रिबेट का रोल कहां प्ले होता है कि जब एक सेलर के द्वारा बायर को जो गुड्स बेचे गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और कंडीशंस नहीं बेचे गए, या सेलर के द्वारा बायर को जो गुड्स बेचे गए हैं वो पुअर क्वालिटी के बेचे गए हैं, राइट। सेलर ने बायर से कहा था कि मेरे थ्रू आपको जो सामान डिलीवर किया जाएगा वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर किया जाएगा, अदरवाइज अगर मैं आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर सामान डिलीवर ना कर पाऊं या मेरे थ्रू जो आपको सामान बेचा गया है उसकी क्वालिटी अगर थोड़ी पुअर नेचर की होती है तो उस केस में मैं आपको कुछ रिबेट अलाउ कर दूंगा। इस प्रोडक्ट की या इस सामान की जो वैल्यू बनती होगी उस वैल्यू में से थोड़ा सा कम अमाउंट आप मुझे पे कर देना, राइट। तो जो रिबेट का जो रोल प्ले होता है, रिबेट का रोल प्ले वहां होता है कि जब सेलर के द्वारा टर्म्स और कंडीशंस फुलफिल ना की जाए और सेलर के द्वारा जो सामान बेचा गया है वो पुअर क्वालिटी का बेचा गया है, राइट। तो रिबेट इज ऑल्सो अ डिस्काउंट allowed by the seller of goods but for the reason other than for which ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड, राइट। तो रिबेट का मतलब भी एक तरीके से डिस्काउंट से ही है जो कि सेलर के द्वारा अपने बायर को अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसका रीजन कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, दैट मींस टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पे अगर सेलर के द्वारा गुड्स को नहीं बेचा गया, लेकिन ये डिफरेंट होता है ट्रेड डिस्काउंट से और कैश डिस्काउंट से, राइट। तो एज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अलाउ तभी किया जाता है कि जब गुड्स जो हाई क्वांटिटीज में बेचे जाएं, अगर गुड्स हाई क्वांटिटीज में बेचे गए हैं तो ही ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रिबेट का रोल भी डिस्काउंट के जैसे ही प्ले होता है। रिबेट की वैल्यू को भी सेल की वैल्यू में से ही माइनस किया जाता है, लेकिन रिबेट का कंसेप्ट तब आता है कि जब कोई गुड्स पुअर क्वालिटी के नेचर के हो। रिबेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूसेस द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द सेलर एंड द परचेज इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। रिबेट की वैल्यू को भी सेलर के द्वारा सेल की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है और बायर के द्वारा अपनी परचेजिंग कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल फॉर ट्रेड डिस्काउंट, goods sold by Amit to Vikas of poor quality and therefore Amit allowed him rebate of 5,000. Amit will pass following entries for rebate allowed. ध्यान से देखो कि गुड्स बेचे गए हैं अमित के द्वारा विकास को। अगर अमित ने विकास को कोई भी गुड्स बेचे हैं और पुअर क्वालिटी के बेचे हैं तो अमित कौन है? सेलर। विकास कौन है? बायर। अब अगर अमित विकास को कोई भी सामान बेच रहा है, पुअर क्वालिटी के बेच रहा है, तो इस कारण से अमित ने विकास को 5,000 रुपए तक की रिबेट अलाउ कर दी, तो अमित के लिए वो 5,000 रुपए क्या माने जाएंगे? उसका खर्चा माना जाएगा। तो रिबेट अलाउड को भी डिस्काउंट अलाउड के जैसे ही एक्सपेंस ट्रीट करते हुए डेबिट कर दिया जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास। विकास कौन था अमित के लिए? डेटर, क्योंकि विकास को पैसा देना था। अब विकास 5,000 रुपीज कम पे करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसीलिए अमित के लिए विकास डेटर घट गए, डेटर घटते हैं तो क्रेडिट, राइट। सिमिलरली यही एंट्री जो विकास पास करेगा, अमित अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव। अमित के लिए रिबेट रिसीव उसकी इनकम मानी जाएगी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और अमित विकास के लिए कौन माना जाएगा? क्रेडिटर। अब यानी क्रेडिटर यानी लायबिलिटी की वैल्यू भी घट गई। जब लायबिलिटी घटती है तो हमने अमित को क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि अब अमित 5,000 रुपए कम रिसीव करेगा। रिबेट रिसीव इज डिडक्टेड फ्रॉम द बाय द परचेजर फ्रॉम परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट। रिबेट की जो वैल्यू होती है परचेजर के थ्रू जब ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करते वक्त परचेज की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है। जब आप आने वाले टाइम में ट्रेडिंग अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय आप समझोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कैसे होता है और उसमें से परचेज या सेल की वैल्यू में से रिबेट को कैसे कैसे माइनस किया जाता है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं इन सभी बातों के थ्रू आप डेफिनेटली समझ चुके होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने इन्हीं के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगा, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप समझोगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बैड डेट। व्हाट इज द मीनिंग? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बैड डेट। तो हम समझते हैं कि बैड डेट का मीनिंग क्या है, देन उसके बाद समझेंगे बैड डेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। देखो बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड मतलब गंदा और डेट मतलब उधार, यानी कि एक सेलर के
द्वारा अपने बायर को उधार देकर सेलर पछता रहा है। सेलर ये कहता है कि मैंने एक बायर के ऊपर प्रॉपर भरोसा करा, भरोसा करके उसे अपना सामान उधार बेच दिया और बायर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इस ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट को पे कर दूंगा, लेकिन बायर मेरा पैसा लेके भाग गया। तो अगर बायर के द्वारा पैसा लेके भागा गया है तो यानी कि सेलर का वो पैसा मर चुका है। तो बैड डेट का मतलब वो अमाउंट होता है जो अमाउंट एक सेलर के लिए इररिकवरेबल होता है। तो बैड डेट के अमाउंट को सेलर लॉस मान के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देता है। तो जब बैड डेट के अमाउंट को सेलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देता है एज ए लॉस, तो उसे रिटर्न ऑफ कहा जाता है कि यानी बैड डेट रिटर्न ऑफ हो चुका है, यानी कि उस अमाउंट को लॉस कंसीडर्ड किया जा चुका है, वो अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो बैड डेट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। जब सारा का सारा पैसा रिकवरेबल ना हो, यानी कि जब सारा का सारा पैसा कंप्लीट पैसा अगर एक सेलर का मान लो मर जाता है, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये जो मैंने कुछ बातें लिखी हैं, चलो ये भी मैं आपको एक बार बातें रीड करके बता देता हूं। If an amount say of credit sale is not recoverable or partly recoverable, then the amount not recoverable is bad debt, it being a loss of the for the business and is debited to the bad debt account. Again यहां भी यही बातें मेंशन की गई हैं। अगर कोई भी अमाउंट, जैसे कि जो अमाउंट क्रेडिट सेल का अमाउंट है वो बिजनेस के लिए रिकवरेबल नहीं है या पार्टली रिकवरेबल है और पार्टली रिकवरेबल नहीं है, तो जो पैसा मिल गया वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा नहीं मिल पाया, जिस पैसे को बिजनेस ने लॉस ट्रीट कर लिया, उस पैसे को हम नाम देते हैं, उस अमाउंट को हम नाम देते हैं बैड डेट का। तो बैड डेट इसलिए बिजनेस के लिए लॉस माना जाता है और उस अमाउंट को बैड डेट के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है और डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि अब हमारे देनदार यानी डेटर भी खत्म हो चुके हैं, एसेट्स हमने रिड्यूस करके शो कर दी, मेंशन कर दी। तो जब एसेट्स घटती है तो एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, राइट। सेकेंड एंट्री पे आ जाओ। सेकेंड एंट्री क्या बात कहता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर्ड। अब अगर मान लो किसी बैड डेट का कोई पार्ट अमाउंट रिकवर हो जाता है तो उस केस में व्हेन अ डेटर पे अ पार्ट ऑफ ड्यू अमाउंट इज सेटलमेंट एंड द अमाउंट नॉट रियलाइज इज अ लॉस टू द बिजनेस, सो द जर्नल एंट्री पास्ड। जब बैड डेट का कोई भी अमाउंट पार्टली रिकवर हो जाता है तो जो पैसा मिल जाता है उतने से तो बिजनेस के पास कैश आ गया, तो बिजनेस ने कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो पैसा बिजनेस के पास नहीं आ पाया उस पैसे से बिजनेस ने बैड डेट के अकाउंट को डेबिट कर दिया और डेटर का अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। कैसे, एक छोटे से एग्जांपल की फॉर्म में समझाता हूं। मान लो एक सेलर के थ्रू 1 लाख तक का सामान बेचा गया, 1 लाख में से 60,000 रुपए सेलर को रिसीव हो गए लेकिन 40,000 रिसीव नहीं हुए। तो ये जो 60,000 रुपीज सेलर को रिसीव हुए हैं, तो 60,000 रुपए के लिए क्या ट्रीट किया जाएगा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। 60,000 रुपए हमें डेटर से मिल गए, तो जब डेटर से 60,000 मिलेंगे तो डेटर घटेंगे, एसेट्स घटती है तो क्रेडिट। यहां पे हम मेंशन कर देंगे 60,000 और यहां पे भी मेंशन कर देंगे 60,000। 40,000 रुपए अभी भी नहीं मिल पाए तो इस 40,000 को हमने क्या ट्रीट कर लिया, बैड डेट यानी कि लॉस। तो लॉस को भी हम डेबिट करते हैं, तो जब इसे हमने लॉस ही ट्रीट कर लिया तो अगेन 40,000 से भी हमारे डेटर की वैल्यू घट जाएगी। डेटर की वैल्यू 40,000 से रिड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि 40,000 की वैल्यू को हमने बैड डेट ट्रीट किया हुआ है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बैड डेट रिकवर्ड वाला केस क्या कहता है। लास्ट ईयर या हम पहले से ही अमाउंट को बैड डेट ट्रीट करके आ चुके हैं, जिसे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि ये हमारा पैसा मर चुका है। जब वही पैसा हमें जिस ईयर में मिल जाता है उस ईयर के लिए उस पैसे को हम इनकम ट्रीट करते हैं, उस ईयर के लिए उस अमाउंट को हम इनकम ट्रीट करते हैं। तो जब वो पैसा हमें रिकवर हो गया तो यानी पैसा रिकवर हुआ होगा कैश में या फिर चेक से। तो अगर कैश में आया हो या फिर चेक से आया हो, दोनों के दोनों हमारी एसेट्स हैं, तो कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू बैड डेट रिकवर्ड, राइट। सो डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेट मे पे द अमाउंट इन पार्ट और इन फुल, राइट।
यानी कि कोई भी डेटर था जिसे कि हम लोग पिछले साल ही या फिर पहले से ही एज बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब उससे कोई पैसा हमें रिकवर होता है, तो अगर बिजनेस को वो पैसा रिकवर होता है तो वो बिजनेस के लिए इनकम मानी जाएगी, क्योंकि डेटर का अकाउंट हम पहले से ही रिटर्न ऑफ कर चुके हैं एज बैड डेट और उस अमाउंट को हम लॉस मान चुके हैं। और अब उस अमाउंट के बदले में अगर कोई भी हमें पैसा मिलता है तो वो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो हम अपनी इनकम ट्रीट करते हुए एंट्री क्या पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेट रिकवर्ड बिजनेस के लिए इनकम मानी जाती है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन की जाएगी। राइट, अभी तक मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया है और बैड डेट का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया है। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाएगा, इसी के बाद जर्नल के पार्ट 3 में आप देखना कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाएगा। उस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि मैं इंटेंशनली उस वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शंस लेके आऊंगा जिन ट्रांजेक्शंस में मोस्टली स्टूडेंट अटकते हैं, जिन ट्रांजेक्शंस में मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो ही ट्रांजेक्शन स्कूल वाले एग्जाम में भी पूछते हैं। राइट, तो इस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना और जर्नल के पार्ट 3 को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, जिस वीडियो के थ्रू आप ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बैड डेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली समझ के जाओगे। राइट, तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।